सबसे पहले आप स्वीकार करें दीपा भूषण का नमस्कार। साहित्य सरिता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूं जिनका नाम साहित्य जगत में बेहद चर्चित है और उनका नाम बेहद आदर के साथ साहित्य में लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधा अरोड़ा जी की। सुधा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सुधा जी, इतने दशकों से आप इस क्षेत्र में जुड़ी हैं, बहुत कुछ आपने लिखा, बहुत कुछ हम आज भी पढ़ रहे हैं, पर हमारे दर्शक सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपना लेखन कार्य कैसे शुरू किया। इसकी शुरुआत कलकत्ता से ही हुई, जहाँ मैं पली बढ़ी। वैसे मेरा जन्म लाहौर का है, लेकिन माँ डिलीवरी के लिए गई थी लाहौर और फिर 40 दिन की मैं थी तो आ गई, तब तक विभाजन नहीं हुआ था। कलकत्ता में मेरे पिता का बहुत ही साहित्यिक रुझान था और उनके बहुत से मित्र भी थे जो साहित्यकार थे। तो माँ और पिता दोनों का साहित्यिक रुझान होने के कारण जाहिर है वो शुरू से ही किताबों के बीच ही हम पले बढ़े, तो किताबों के साथ ही बड़े हुए। तो कलकत्ता से जुड़ी कुछ और यादें जो आप हमारे दर्शकों को बताने चाहेंगी, जो आपके बचपन की हों। कलकत्ता देखिए मेरा बहुत ही प्रिय शहर है। कोई मुझे कहे कि किसी एक शहर का नाम लो तो मैं बेझिझक कहूँगी कलकत्ता, क्योंकि जहाँ आपकी जड़ें होती हैं उनसे आपको बहुत गहरा लगाव हो ही जाता है। और कलकत्ता अपने आप में एक अनूठा शहर है। जो खासियत, जो आत्मीयता कलकत्ता में है और वहाँ के लोगों में है, वो आपको दिल्ली, बम्बई, चेन्नई कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरा बहुत प्रिय शहर है और मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हम लोग एक बहुत ही पुराने से चौल टाइप के घर में रहा करते थे, जहाँ नीचे बच्चे पहाड़ा पढ़ते थे और वो आवाज़ ऊपर तक आती थी। मैं दूसरी क्लास से पहले किसी स्कूल में नहीं गई और वहीं पर उसी पाठशाला में मैं बड़ी हुई। पहाड़े मैंने वहीं सीखे। बहुत सी यादें हैं, अनगिनत यादें हैं, बस वो मैं लिख रही हूँ अपनी आत्मकथा में। वो तो समय समय पर आता रहता है आप जी। और मैंने सुना है कि आप अपनी माताजी को बीजी कहा करती थी और उन्हें भी कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था। वो बहुत अच्छा लिखती थी और आपके पिता भी जी लिखते थे। तो क्या साहित्यिक जो आपका बचपन से जो एक लेखन की तरफ रुझान रहा, तो क्या यही कारण था या आपकी भी रुचि बचपन से ही आ गई थी? उसका कारण मेरे माता पिता ही थे। माँ को मैं बीजी कहती थी और मेरे माता पिता की एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मेरे पिता अपने परिवार में पढ़ने में वो पहली पीढ़ी थी जिसने बीकॉम किया और मेरी माँ अपने परिवार में पहली पीढ़ी थी जिन्होंने लाहौर से प्रभाकर पास किया, जो बीए के बराबर था, और वो साहित्य रत्न में प्रवेश ले चुकी थी। तब तक उनकी शादी हो गई और उनको आना पड़ा। तो पढ़ाई में ये पहली पीढ़ी आई थी मेरे माता पिता की और उनको बहुत ज़्यादा साहित्य में रुझान था और हमारे घर साहित्यकारों का आना जाना भी था। मेरे पिता कलकत्ता में जहाँ पढ़ते थे वहाँ उन्हें पंडित जनार्दन भट्ट, रामनाथ सिंह, प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी ने पढ़ाया था। तो उनका पूरा साहित्यिक परिवेश था और वो कहीं विरासत में मिला हुआ नहीं था। मेरे दादा बिल्कुल निरक्षर थे, सिर्फ अपना सिग्नेचर कर लेते थे। तो पिता का अपना रुझान था और वो माहौल उन्होंने खुद अपनी दिलचस्पी से बनाया। हमारे यहाँ उस वक्त की विप्लव और हंस, इन सब के विशाल भारत, इनके सारे अंक जिल्द मढ़ा के रखे हुए थे, जो हमने बाद में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को डोनेट कर दिए। तो पिता के पास बहुत साहित्यिक संपदा थी, पर वो चूँकि व्यवसाय में थे इसलिए वो लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं ले पाए, समय भी नहीं मिल पाया, पर वो भी करते रहते थे। माँ कविताएं लिखती थी और पिता रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद करते थे हिंदी में और गाते भी थे। तो पूरा साहित्यिक परिवेश मुझे वहीं से मिला। यही कारण था कि आप में भी बचपन से ही असर आ गया। और मैंने सुना है कि आप स्कूल में भी काफ़ी कविताएं लिखती थी अपने 13-14 साल की उम्र में, और वो स्कूल की मैगजीन में छपा करती थी। छपा करती थी कविताएं।
तो एक तरह से वो तो सभी लोग लिखते हैं, वो कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन पूरा ठीक तरह से लेखन शुरू हुआ जब मैं 16 साल की थी जी। और उससे भी बड़ा इत्तेफाक ये था कि वो कहानी, जो पहली कहानी लिखी, वो सारिका में स्वीकृत हो गई थी। तो वो एक स्वीकृति से ही बहुत हौसला मिला और फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो सारिका में स्वीकृति के बाद कहानी छपने में 1 साल का वक्त लगा, 1-1.5 साल का, और उस बीच मेरी रचनाएं और दूसरी पत्रिकाओं में छप गई थी। यहाँ तक कि धर्मयुग में भी मेरी कहानी जब आई थी तब मैं 19 साल की थी। अच्छा। धर्मयुग में पहली कहानी जब छपी थी तब मैं 20 साल की भी नहीं हुई थी, 19 साल की थी। बहुत ही। तो जी, ये एक तरह से शुरुआत। तो उस वक्त के आलोचक कहते थे कि धूमकेतु की तरह साहित्याकाश में ये आई हैं। और सुधा जी, अक्सर मेरे जेहन में एक सवाल आता है जी। कि जब आप कविता, कहानी, उपन्यास या कोई भी विधा लिखती हैं तो इसके पीछे कोई कारण होता है, कोई वाकया होता है, या आप ऐसे ही लिख देती हैं, विचार आपके मस्तिष्क में आता है? इस बारे में कुछ बताएं। कोई भी लेखक ऐसे ही नहीं लिखने लगता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, एक चिंगारी होती है, एक बेचैनी होती है। मेरा लिखने का कारण बेशक बहुत निजी था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी और मुझसे छोटे 7 भाई बहन थे। तो माँ के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मेरे पास आकर बैठें, तो उन्होंने मुझे डायरी पकड़ा दी और कलम दे दी कि लिखा करो। माँ तो खुद लिखती थी, हालांकि उस वक्त छपने का माहौल नहीं था, तो माँ अपनी कविताएं छुपा छुपा कर रखती थी किताबों में, पर मेरे लिए उन्होंने खुली छूट दे दी कि लिखो। तो वो एक तरह से बीमारी से मानसिक तौर पर निजात पाने के लिए लिखना शुरू किया। और मेरी पहली लिखी हुई कहानी का शीर्षक था एक सेंटिमेंटल डायरी की मौत, और वो वही कहानी सारिका में छपी थी। सारिका उस वक्त की बड़ी चर्चित पत्रिका थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद कोई बाधा नहीं थी लिखने में, और छपने में तो बिल्कुल नहीं थी। एक औरत की नोटबुक, ये भी आपकी काफ़ी चर्चित रही, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। एक औरत की नोटबुक तो मैंने बहुत बाद में लिखी। वो एक तरह से देखिए, मेरा लेखन पूरी तरह से एक नियमित गति से नहीं चला, बीच बीच में उसमें बहुत अवरोध आए। हर औरत की ज़िंदगी में अवरोध तो आते ही हैं, आप जानती हैं जी। तो एक लंबे अवरोध के बाद मेरे लेखन की लेखन का जो ढर्रा था वो बिल्कुल बदल गया। जिस तरह से मैं सामाजिक राजनीतिक विषयों पर लिखती थी, तो उस अवरोध के बाद मुझे अपने भीतर झांकने का मन हुआ, और तब मैंने स्त्रीवादी लेखन किया। उसी की पैदाइश है एक औरत की नोटबुक। और एक औरत की नोटबुक जब मैंने लिखी थी तो एक इत्तेफाक ये भी था कि एक औरत की नोटबुक एक बहुत छोटे प्रकाशक ने मुझसे किताब मांगी। तो मुझे ये लगा कि मैं इसको, आमतौर पर प्रकाशक क्या मांगते हैं, कहानी संग्रह दे दीजिए, उपन्यास दे दीजिए। तो मुझे लगा कि ये जो साहित्यिक बहुत विषय नहीं है, सामाजिक विषय है, औरतों के बारे में मुझे लिखना है। और एक औरत की नोटबुक में सारी विधाओं का एक मिश्रण है, लेकिन वो बहुत थीम बेस्ड है। जैसे उसमें 2 खंड हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ और मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ। और उसमें मेरी कहानियां हैं जो मैंने समय समय पर लिखी, छोटी छोटी कहानियां, और उन कहानियों पर टिप्पणी है। तो ये एक अलग तरह की किताब थी, इसलिए मैंने उस छोटे से प्रकाशक को दी। वो 2010 की बात है, पर उसके बाद वो किताब बहुत चर्चित रही, और सिर्फ स्त्रियों ने नहीं, पुरुषों ने भी उस किताब को बहुत सराहा, क्योंकि वो असल में ज़रूरत पुरुषों को अपने आंखें खोलने की है, जो वो चीज़ें कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो उस किताब ने सिर्फ स्त्री की नोटबुक बनकर वो नहीं रह गई, वो पुरुषों के लिए भी एक आईना बनकर रही, और एक तरह से उनको समझ में आने लगा, और बहुत तारीफ़ भी की पुरुषों ने भी। मैंने सुना है और ऐसी जानकारी भी मिली है कि आपकी कहानी रहोगी तुम वही, वो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे काफ़ी फेम मिला है, और पाकिस्तान में उस पर एक सीरियल भी बनाया गया है।
जी, रहोगी तुम वही कहानी दरअसल मेरी 12-13 साल के अवरोध के बाद, चुप्पी के बाद, जब मैंने 12 साल कुछ भी नहीं लिखा, उसके बाद लिखी गई वो पहली कहानी थी। सिर्फ 4 पन्नों की कहानी थी और उस कहानी को मैंने एक छोटी पत्रिका को भेजा था जो मुझसे कहानी की फरमाइश कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ नाक मुँह सिकोड़ के कहा कि ये कोई कहानी है, इसमें तो ये कहानी का फॉर्म ही नहीं है, इसमें तो संवाद ही संवाद है। और कहीं ऐसा होता है कि सिर्फ एक आदमी पुरुष ही बोलता रहे, औरत चुप रहे। लेकिन वही तो उस कहानी की टेक्निक थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको दूसरी कहानी भेजती हूँ, और वो कहानी मैंने वापस ले ली। वो कहानी फिर मैंने हंस को भेजी और 1994 में 13 साल के बाद वो कहानी हंस के पन्नों पर छपी थी, और छपते ही वो कहानी चर्चा में आ गई। उस कहानी का जैसे ही अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ और अभिव्यक्ति ने उसको लिया, तो उसके बाद तो ये लंदन में नेहरू सेंटर में सईद जाफरी, जो बहुत अच्छे अभिनेता थे, उन्होंने कहानी का अभिनय पाठ किया। और जगह जगह पूरे विश्व में, मतलब ऐसी ऐसी भाषाएं जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था कि एक ताजिकी भाषा होती है, ताजिकी में भी उसका अनुवाद किया गया। इटली, रोम, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह उसका स्ट्रीट प्ले किया गया। एक्सपेरिमेंटल थिएटर ने उसको नुक्कड़ नाटक की तरह किया। और 2013 में पाकिस्तान हम टीवी ने उस पर 4 एपिसोड में, 4 पन्नों की कहानी थी पर उसमें संवाद ही संवाद थे, तो 4 एपिसोड में उन्होंने धारावाहिक बनाया। और वो कहानी मुझे तो 2015 में पता चला, क्योंकि मुझसे कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पर फिर भी मुझे अच्छा लगा कि कोई चीज़ आपकी अपनी बाउंड्री पार करके बाहर पहुंचती है तो अच्छा लगता है। और फिर ये समझ में आया कि जो मैंने लिखा था वो सिर्फ भारत की समस्या नहीं थी, सिर्फ हमारी महिलाओं की समस्या नहीं थी, वो यूनिवर्सल थी, वो वैश्विक समस्या थी स्त्रियों की। इस वजह से उस कहानी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला पूरी दुनिया में। और अच्छा है कि सभी लोग उसे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जी, सीरियल जी, भी जी, बन रहे हैं। जी। कहानी, उपन्यास और कविता जब आपकी विधा थी, तो स्त्री मुद्दों पर या वैचारिक मुद्दों पर आपका रुझान क्यों रहा? जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो कथाकार और गद्य लेखिका के रूप में ही जानी जानती थी। स्तंभ लेखन की ओर मेरा रुझान धीरेन्द्र अस्थाना की वजह से हुआ, जो खुद बहुत अच्छे कथाकार हैं। वो जनसत्ता में थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप महिलाओं के मुद्दों पर एक स्तंभ लिखें, जिसमें सिर्फ 500 से 700 शब्दों के बीच का। तो मैंने शुरुआत की, मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे तो आप देखती हैं अखबारों में हर वक्त फ्रंट पेज पर आते हैं और फिर वो पिछले पन्नों पर चले जाकर गायब हो जाते हैं। तो काफ़ी आपको विचलित करते हैं, बेचैन करते हैं वो मुद्दे। तो हर वक्त उस पर कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है, इस पर लिखना चाहिए। पर जब मैंने शुरुआत की और शुरुआत करते ही वो स्तंभ जिस तरह से चर्चित हो गया और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में उसके पर्चे ज़ेरॉक्स करवा कर बंटवाए जाने लगे, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लेखन के माध्यम से कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम आखिर तो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं अपनी बात, और चाहते हैं कि कोई बदलाव आए हमारे समाज में। जो गलत चल रहा है उसके लिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो बदले। तो अगर हमारी कलम इतना सा काम करती है और लोगों को सोचने पे भी मजबूर करती है, तो वो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ से जो स्तंभ लेखन शुरू किया, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा कि कहानी, उपन्यास अपनी जगह है, पर ये काम रुकना नहीं चाहिए। हालांकि कविताएं जो मैंने लिखी वो भी एक तरह से स्त्री मुद्दों पर आह्वान की कविताएं ही हैं। जो भी मुद्दे मुझे विचलित करते हैं, बेचैन करते हैं, उस बेचैनी को निकालने के लिए विधा कोई भी हो, कोई भी माध्यम हो, पर लगता है कि किसी भी माध्यम में हो, बात रखी जानी चाहिए। यूँ तो आपको बहुत से सम्मान मिले हैं, काफ़ी वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं,
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से महाराष्ट्र साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिले हैं। तो इन इतने सारे सम्मान मिलने के बाद ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, मुझे लगता है किसी भी लेखक के लिए इन सम्मानों की कोई अहमियत नहीं होती, सिवाय इसके कि कुछ संस्थानों को याद आ जाता है कि ये लेखक लिख रहा है तो सम्मानित कर दिया जाए। उसके अलावा इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। अहमियत होती है जब आपको पाठक प्यार करता है, पाठक आपको ढूंढ कर आपका फ़ोन नंबर आपको फ़ोन करता है कि ये हमारी समस्या है और मुझे लगता है कि आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। तो वो असली सम्मान लेखक का है, पाठकों का प्रेम और पाठकों का स्नेह जो आपको लिखने पर मजबूर करता है। सम्मान तो ठीक है, मिलते रहते हैं और मिलने भी चाहिए, पर मैं पुरस्कारों को इतनी अहमियत नहीं देती। कई बार मैं पुरस्कार लेने भी नहीं जाती हूँ। ये आपने बहुत ही बड़ी बात कही, क्योंकि पाठक का आपसे जुड़ना जी, ज़्यादा जी। ज़रूरी है। सम्मान तो मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जी, पर जी। जैसा कि आपने कहा कि कोई आपको फ़ोन करके बताए और बिल्कुल। कि उन्होंने आपसे जुड़े, तो वो आपके लिए ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होती आपके है। लेखन से कोई बदलाव आ रहा है, किसी संबंधों में बदलाव आ रहा है। पुरुष अगर कुछ सोच रहा है कि हाँ, ये हम जो कर रहे थे अब तक वो हमें पहचान नहीं थी, वो आप तक पहुंचा रहा है। मतलब जो खुद इस देखिए सामाजिक संरचना का जितना स्त्री विक्टिम है, स्त्री पर जितने शोषण और प्रताड़ना होती रही है, उतना ही पुरुष भी इसका शिकार है। पुरुष इसका शिकार है क्योंकि सामाजिक संरचना हमारी ऐसी है, उसमें उसकी अपब्रिंगिंग उसका ऐसे ही बड़ा होता है। तो पुरुष भी पहचान नहीं पाता कि वो उस सामाजिक संरचना का शिकार होता जा रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा उसकी आंखें खोलने के लिए, उसको समझ देने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिल्में कैसा काम करती हैं, अभी हाल ही में एक फिल्म आई तो कैसे उसने लोगों को एक तरह से जगा दिया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, बहुत एकदम से बदलने वाला कुछ नहीं है, पर बदलेगा ज़रूर, ये मुझे भरोसा है। सुधा जी, आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दिया है और आपकी बहुत सी कविताएं मैंने पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं, और हम चाहते हैं आज हमारे दर्शकों को आप कुछ अपनी कविताएं सुनाएं। जी, एक कविता छोटी सी है, कम से कम एक दरवाज़ा। चाहे नक्काशीदार एंटीक दरवाज़ा हो या लकड़ी के चिरे हुए फट्टों से बना, चाहे नक्काशीदार एंटीक दरवाज़ा हो या लकड़ी के चिरे हुए फट्टों से बना, उस पर खूबसूरत हैंडल जड़ा हो या लोहे का कुंडा। वह दरवाज़ा ऐसे घर का हो जहाँ माँ बाप की रजामंदी के बगैर अपने प्रेमी के साथ भागी हुई बेटी से माता पिता कह सकें, जानते हैं तुमने गलत फैसला लिया, फिर भी हमारी यही दुआ है, खुश रहो उसके साथ जिसे तुमने वरा है। ये मत भूलना कभी ये फैसला भारी पड़े और पाँव लौटने को मुड़े तो ये दरवाज़ा खुला है तुम्हारे लिए। बेटियों को जब सारी दिशाएं बंद नज़र आएं, कम से कम एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहे उनके लिए। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। सुधा जी, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप हमेशा आगे रही हैं, आपने महिलाओं के लिए काफ़ी लिखा भी है, और मैं चाहती हूँ जो आज की महिला जो निरंतर ही कामयाबी के सोपान पर चढ़ रही है, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? देखिए, आज महिलाएं कामयाबी के पायदान पर चढ़ रही हैं, लेकिन कितनी प्रतिशत महिलाएं, बहुत कम संख्या है उनकी, बहुत कम प्रतिशत है जो कामयाबी की ओर चल रहा है। महिलाओं को जितना दबाया जा रहा है, और अभी तक स्थितियां बहुत बदली नहीं हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं में एक बहनापा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुरुषों में भाईचारा है, लेकिन महिलाओं में उतना बहनापा नहीं है जितना हमारे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। वो बहुत ज़रूरी है कि हम
स्त्रियों को एक अपना हाथ बढ़ाकर स्वागत करें उनका, और उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें कुचले नहीं, उन्हें पीछे न धकेलें। वो तो आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि स्त्रियों के ये जीन्स में है कि वो जिस तरह से वो पूरे घर का मैनेजमेंट करती है वैसे ही वो बाहर भी कर सकती है, और वो उसने दिखा दिया है। घर से बाहर निकल कर भी आज जो महिलाएं हमेशा घर में कैद रहती थी वो भी और बुर्के और घूंघट को छोड़कर आगे आ रही हैं। तो उनको रोका न जाए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, यही मैं चाहती हूँ और यही सबसे कहती हूँ। सुधा जी, अभी आपकी एक किताब आई है, साकल सपने और सवाल, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। जी, वो किताब जो है वो आलेखों की किताब है स्त्री मुद्दों पर। जैसे उसमें एसिड अटैक पर भी बात है, और प्रेम की अवधारणा, और स्त्री के कई मुद्दों पर, उसमें आत्महत्या पर, बहुत से मुद्दों पर आलेख हैं जो जगह जगह छप चुके हैं पिछले 20 सालों में जो मैंने लिखे। लेकिन उस किताब की एक ख़ास बात यह है कि आलेख से जुड़ी हुई कविता भी उसमें है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो हम कहना चाहते हैं वो हम किसी भी विधा में कहते हैं। तो अगर आत्महत्या पर मैंने कोई बात लिखी है तो कविता भी उस पर लिखी है। इसी तरह एसिड अटैक पर लिखी तो एसिड अटैक पर एक कविता भी है। निर्भया पर एक लिखा है तो निर्भया पर एक लंबी कविता है। तो उसमें कविता और आलेख दोनों है। चूँकि आलेख बहुत एक नीरस विधा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पठनीय बनाने के लिए उसको बहुत आसान भाषा में, बहुत उसमें सैद्धांतिकी मैंने नहीं बघारी है, सिर्फ ये कि लोगों तक बात पहुँचे। और हमारे भारतीय समाज में जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसी से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं। तो कविता भी है उसमें, कई आलेखों के साथ अंत में कविता से समापन किया है। और अभी मैं चाहूँगी कि आपने कविताओं की बात की है तो आप हमारे दर्शकों को कुछ और अपनी कविता सुनाएं। जी, एक कविता है इंतज़ार। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है, एक औरत ताउम्र बाट जोहती है कि उसके बालों में फिराई जाएं उंगलियां ऐसे कि सिमटे हुए बालों को बिखेर दिया जाए और वह उन्हें फिर कभी न संवारे। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है कि उसे एक नाम से पुकारा जाए ऐसे कि नाम के आगे पीछे उगाएं कई सारे नाम और वह अपना एक नाम भूल जाए। बहुत खूब। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है कि उसकी आँख में नमी के उभरने से पहले ही एक हथेली पलकों के नीचे फैल जाए और आंसुओं की नमी प्यार की नमी में बदल जाए। एक औरत ताउम्र बाट जोहती है, बस बाट ही जोहती है। बहुत ही खूबसूरत कविता थी। आज आपसे जुड़कर, आपसे बात करके हमें बहुत ही मज़ा आया और इतना अच्छा लगा कि आपने, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इतना समय दिया और आप हमारे कार्यक्रम में आई। मैं हम सब की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और आपसे जल्दी ही फिर से मुलाकात की आशा रहेगी। और नमस्कार। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।